रशिया ने सडन बॉम्बिंग कर दी। मोस्टली सारे एयरपोर्ट्स को उसने ब्लॉक किया। हॉस्टल के नीचे में बेसमेंट में बंकर्स थे, वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे सारे। मोर देन, सिर्फ हॉस्टल की बात बताऊँ तो मोर देन 300 स्टूडेंट्स हम हॉस्टल में रुके हुए थे। खाने पीने का तो जस्ट जो हम जितना ला सकते थे फर्स्ट डे बॉम्बिंग के बाद। 5 AM की बॉम्बिंग थी तो हम 6 को बाहर निकल के जितना हो सका हमने कलेक्ट करके ले आए थे, हम जितना हो सकता था। तब से हम लोग वहाँ रहते थे। सोने की तंगी थी वहाँ पे, और रातों में वैसे नींद ही नहीं आती थी। सोना क्या है, नींद, रातों की नींद नहीं थी। एक दूसरे को बस सहारा बन के रह रहे थे। जाके ठहरे हुए थे, उनको ये बोला गया कि आप जाके अपना अपना शेल्टर देख लो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उनको तो आगे से बोला गया। खार्किव में थे। खार्किव जो है रशियन बॉर्डर की 50 किलोमीटर्स पे है, तो वहाँ पे एक्सट्रीम केसेस थे जो सारी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मोहम्मद अशफाक के साथ मौजूद हैं जो तेलंगाना हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और जो यूक्रेन में वॉर जोन के दरमियान फंसे हुए थे। उनकी तमाम जर्नी हम आपको सुनाएंगे और वो कैसे वहाँ से यहाँ तक वापस आए हैं, उनसे हम थोड़ी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अशफाक साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये सब शुरू कब हुआ, कैसे हुआ और आप लोगों को कब पता चला? ये सब 24 की सुबह स्टार्ट हुआ। 5 AM के दिन रशिया ने सडन बॉम्बिंग कर दी थी। पहले तो सिर्फ नोटिस वगैरह हो रही थी, आपस में बातें हो रही थी, लेकिन रशिया ने सडन जब किया उसके बाद से पूरा माहौल चेंज हो गया वहाँ पे। हम हॉस्टल से निकलना बंद हो गया, हम बंकर्स में रह रहे थे, और हर चीज़ जैसा कि इमरजेंसी लग गई तो सुपरमार्केट्स बंद हो गए, इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो गया था, वाटर की प्रॉब्लम चल रही थी। बाकी सब तो न्यूज़ में आप लोग देख ही रहे किस तरह से वहाँ पे बॉम्बिंग हो रही थी, पूरा शहर तबाह कर दिया वो लोग। एम्बेसी की तरफ से कोई एक नोटिस नहीं जारी किया गया कि यहाँ पर हालात कशीदा होने वाले हैं? क्योंकि जब कोई वॉर होता है तो कंट्रीज़ को पहले से इतला दी जाती है। एम्बेसी ने नोटिस ये दी थी कि अगर आपका स्टे एसेंशियल नहीं है तो आप जा सकते हैं, लेकिन हमारा स्टे एसेंशियल था क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ऑफलाइन चल रही थी, और प्लस मैं थर्ड ईयर में वहाँ पे, तो थर्ड ईयर के एंडिंग में वहाँ पे क्रॉक टेस्ट होता है, जैसा कि यहाँ पे नेक्स्ट होता है, नीट होता है ना अपने यहाँ, जैसा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो अगर आप क्रॉक क्लियर करते हैं तो आप 4th ईयर में जाते हैं, तो वो एसेंशियल एग्ज़ाम है। अगर आप वो क्लियर नहीं कर सकते हैं या किसी भी तरीके से आप मेडिकल इशू रहा, चाहे जो भी हो, आप उसको वहाँ पे एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको रिपीट ईयर करना पड़ेगा। तो इसलिए जस्ट इन 3 मंथ्स में मेरा वो टेस्ट था, तो मेरा टेस्ट एसेंशियल था बहुत ज़्यादा वहाँ पे। आप कब यहाँ से हैदराबाद से यूक्रेन पढ़ाई के लिए गए थे? मैं 2019 में गया था। ये बताएं कि जब ये तमाम हालात कशीदा हुए तो उस वक्त आप लोग को जब इतला मिली तब आप लोगों ने क्या किया? जब हमें इतला मिली, हमें था ही नहीं, कुछ मूवमेंट था ही नहीं कि हम कुछ हरकत कर सके, क्योंकि फर्स्ट वो जो बॉम्बिंग हुई थी उसने फर्स्टली सारे एयरपोर्ट्स को उसने ब्लॉक किया। एयर स्पेस जितने थे वो सारे ब्लास्ट किए उसने वहाँ पे। तो जो 24 के दिन जो फ़्लाइट्स थी, जो मेरे फ्रेंड्स निकले थे इंडिया जाने के लिए, वो लोग कीव में अटक गए वहाँ पे। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कहाँ छुपे हुए थे और वहाँ पर कैसे इंतजाम थे? हॉस्टल के नीचे में बेसमेंट में बंकर्स थे, वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे सारे। मोर देन, सिर्फ हॉस्टल की बात बताऊँ तो मोर देन 300 स्टूडेंट्स हम हॉस्टल में रुके हुए थे। खाने पीने का तो जस्ट जो हम जितना ला सकते थे फर्स्ट डे बॉम्बिंग के बाद। 5 AM की बॉम्बिंग थी तो हम 6 को बाहर निकल के जितना हो सका हमने कलेक्ट करके ले आए थे, हम जितना हो सकता था। कितने दिन आप लोग बंकर में छुपे हुए थे? बंकर में हम मोर देन 1 वीक थे वहाँ पे। कैसा गुजारा कैसा हुआ एक हफ्ते तक, खाने वगैरह के मामलात और फिर जो दूसरे जो मामला थे वो कैसे? अब मैं इसको कैसा बताऊँ, मुझे बता नहीं सकता मैं। उस हिसाब से हम लोग वहाँ रहते थे। सोने की तंगी थी वहाँ पे, और रातों में वैसे नींद ही नहीं आती थी। सोना क्या है, नींद, रातों की नींद नहीं थी। एक दूसरे को बस सहारा बन के रह रहे थे हम लोग वहाँ पे। वहाँ से इवैक्यूएशन कैसा हुआ आप लोग का? इवैक्यूएशन तो नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग वहाँ से खुद से निकले हैं। किसी ना यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने कोई ज़िम्मेदारी ली हमारी, और ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने कोई ज़िम्मेदारी ली। हम निकले हैं वो हमारे खुद से निकले हैं, क्योंकि किसी का भी इंटरफेरेंस था ही नहीं वहाँ पे। एम्बेसी ने भी यही बोला था कि आप निकल सकते हो तो निकल जाओ, और वो किसी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। एम्बेसी का इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, फिर आप 24 के दिन जब ये सब कुछ हुआ, 25 के दिन एम्बेसी थी ही नहीं वहाँ पे। किसी का रिस्पॉन्स नहीं था, कुछ नहीं था। और प्लस बच्चों को जो है कीव के सामने, एम्बेसी के सामने जो जाके ठहरे हुए थे, उनको ये बोला गया कि आप जाके अपना अपना शेल्टर देख लो, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। उनको तो आगे से बोला गया था वहाँ पे। आप लोग वहाँ से निकल के कहाँ पहुँचे, किधर पहुँचे?
हम जो है खारकिव में थे। खारकिव जो है रशियन बॉर्डर की 50 किलोमीटर्स पे है। तो वहाँ पे एक्सट्रीम केसेस थे जो सारी थी, बॉम्बिंग, शेलिंग, एयर स्ट्राइक्स। तो वहाँ से हमें जाना था वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड लिविव शहर में जाना था। तो मोर देन 1300 किलोमीटर्स है वो। तो हम बाई ट्रेन गए और इट वाज नॉट इजी। लाइक फर्स्टली हमको हॉस्टल से निकल कर ये सारी बॉम्बिंग के दौरान हमें रेलवे स्टेशन जाना था। रेलवे स्टेशन से फिर हम मॉर्निंग 8:30 रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। तो हमें ट्रेन जो मिली थी वो शाम में 5 बजे मिली थी। और जो ट्रेन थी वो भी स्लो, इसलिए स्लो थी, बहुत ज़्यादा स्लो, क्योंकि प्रिकॉशनरी स्लो चल रहा था, क्योंकि अगर कहीं ट्रैक अगर ब्लास्ट होता है तो वो रुक सके। तो हमें 32 आवर्स लगे थे लिविव पहुंचने में। ट्रेन में कोई फैसिलिटी आप लोगों को मिली, खाना वगैरह? ट्रेन में यूक्रेनियन गवर्नमेंट की तरफ से वो लोग प्रोवाइड, फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड किए थे वो लोग ट्रेन में। जी। आप लोग वहाँ से जो निकले थे, कितने स्टूडेंट्स निकले थे, और क्या सिर्फ उसमें हैदराबाद के ही थे या फिर इंडिया के जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ के? नहीं, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स थे। लाइक हम 8 मेंबर्स निकले थे। कुछ लोग यूपी से थे, हरियाणा से थे मेरे फ्रेंड्स, और दिल्ली से थे। जी। वहाँ कौन से कॉलेज में आप तालीम हासिल कर रहे मैं वीएन कराजिन में था, 3rd ईयर, जैसा कि मैंने बताया आपको। थे? अभी अभी आगे का क्या प्लान होगा, क्योंकि आपका 3rd ईयर था और आप वापस आ चुके हैं। फिर जो आपकी पढ़ाई रुक चुकी है उसके लिए क्या इंडियन गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई तयक़ुन आपको दिया गया, या आप क्या चाहते हैं? लाइक अभी तक तो जस्ट मैं आज ही आया हूँ, तो मुझे कोई अपडेट है नहीं इसके बारे में कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए क्या प्लान्स है आगे के लिए, कि हम वापस जाएंगे या फिर हमारे लिए यहीं पे कुछ देखा जाएगा। लेकिन हम तो ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए कुछ यहाँ पे इंतजाम किए जाए, क्योंकि वहाँ पे वापस जाना मतलब हम तो रह लेंगे, लेकिन हमारे से ज़्यादा जो मुश्किल में रहेंगे हमारे घर वाले रहेंगे, हमारे फ़िक्रमंद। तो मुश्किल है वो चीज़, वापस वहाँ का रुख देखना। वॉर जोन में आप थे, यकीन किस किस पर था कि यहाँ पर से मुझे बचा लिया जाएगा? बेशक अल्लाह पे यकीन था, इसलिए वही अल्लाह तवक्कल पे हम निकले थे, जो होगा देखा जाएगा। और वज़ाइफ घर से मिलते रहते कि आप ये पढ़ो, हमारे अम्मी बताते थे इसका विर्द करते रहो बेटा, इसका विर्द करते रहो। बस अल्हम्दुलिल्लाह वही एक चीज़ थी, यहाँ तक हम कामयाब हो पाए। घर वालों के और सारे हमारे अजीज़ व अक़ारिब के दुआएं थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक सलामत पहुँच पाए। मोमेंट कैसा था जब वालिदैन से मुलाकात की वहाँ से आने के बाद? बयान नहीं कर सकते क्या कैफियत, उतना सब होने के बाद वापस से घर वालों से मिलना। नहीं, वर्ड्स नहीं मेरे पास। सोचे नहीं थे कि इस कदर हो जाएगा। क्या आप अब जो और बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके ताल्लुक़ से आप क्या सोचते हैं, क्या वो लोग ईज़िली वापस आ सकेंगे? अभी हम तो बस चंद लोग हम वापस आए हैं वहाँ से, वो भी और जो हेल्प हो रही है वो भी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हो रही है। तो मेन जो हेल्प चाहिए वो अंदर में चाहिए, यूक्रेन के अंदर चाहिए, सिटीज़ में चाहिए। अभी मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो उनको इवैक्यूएट करना चाहिए। वो बॉर्डर पार करने के बाद तो वहाँ से फ़्लाइट कोई भी ले सकता है आराम से, क्योंकि पोलैंड खुद सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं, यूक्रेनियंस के लिए भी वहाँ पे वो ट्रैवल बाई कार बाईपास है, वो वहाँ पे आपको स्टैंप लगेगा, और जैसा कि आपने कार में ट्रैवल किया है, सो वो तो हर किसी के लिए वो लोग वहाँ पे स्टैम्पिंग चल रही है। तो मेन जो है आपको यूक्रेन के अंदर आकर के इवैक्यूएशन होना चाहिए, क्योंकि अभी उस टाइम पे फिर भी हम जब निकले एक पीक मोमेंट था कि कुछ हो सकता था और बढ़ने के चांसेस थे, लेकिन अभी जो है वहाँ पे टोटली कट ऑफ वाटर का हो चुका है। और कई स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स मैसेज करते हैं कि कुछ तो यहाँ पे आप आवाज़ उठाइए हमारे लिए, क्योंकि अब हम पहुँच चुके हैं, तो हमें डायरेक्ट हम यहाँ पे फेस टू फेस हो सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। कोई प्लान आपने बनाया है स्टेट गवर्नमेंट से या CM KCR से मुलाकात करने के लिए सिलसिले में? जी इंशाल्लाह देखते हैं। अभी तो आप लोग मेन ज़रिया, तो आप लोग ये मीडिया के थ्रू हम हमारी आवाज़ पहुंचा सकते हैं वहाँ तक इंशाल्लाह। और थैंक करना चाहता हूँ मैं कि वहाँ से हमें स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दिल्ली उतरने के बाद वहाँ से हमें यहाँ तक के सारी फैसिलिटीज़ दी गई, क्योंकि फ़्लाइट कल अवेलेबल नहीं थी, तो हमें तेलंगाना भवन में रखा गया। वहाँ पे फूड एंड सारी फैसिलिटी, रूम वगैरह प्रोवाइड किए। उसके बाद मॉर्निंग की हमारी फ़्लाइट बोर्डिंग तक हमें छोड़ा गया ला करके। यहाँ पर अकबरुद्दीन अवैसी ने भी अपनी एक स्पीच में वहाँ फंसे हुए स्टूडेंट्स के लिए कहा था, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि सारे हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट और हमारे लोकल लीडर्स ने आवाज़ उठाई, इसलिए सेंट्रल तक ये बात पहुंची। और मिनिमम वो लोग ने ये तो किया कि पोलैंड से हमारी टिकट कराए वो लोग। लेकिन वहाँ पे भी जो इंडियन हमारे हैं पोलैंड में, वो लोग ने वहाँ पे बहुत हेल्प की हमारी। इंडियन एम्बेसी जो पोलैंड में, वो लोग ने बहुत हेल्प की। वहाँ पे होटल की फैसिलिटी वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह हमारा वहाँ पे देखभाल किया गया। लेकिन
अभी भी मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं कि यूक्रेन में, लाइक खारकीव, सूमी और लिविव वगैरह रीजन्स में। लिविव का तो फिर भी सेफ़ है, लेकिन जो खारकीव और सूमी और कीव है, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशंस अभी चल रही है, और वो लोग के पास नेट भी नहीं है कि कांटेक्ट कर सके। सो वहाँ से इवैक्यूएशन होना चाहिए, यही मेरी दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद अशफाक, जो बता रहे थे कि किस तरह वहाँ इन्होंने कितनी तकालीफ़ उठाई और कैसे अपनी वालिदैन की जो दुआएं थी और बुज़ुर्गों की जो दुआएं थी वो हासिल करते हुए अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पर यकीन रखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। जज़ाकल्लाह।